लेकिन ननद जी, आज हमारा सुहागरात है, आज भी आप लोग इसी कमरे में सोएंगे क्या? अरे आप और भैया सुहागरात बिस्तर पर मनाएंगे ना, हम तो नीचे सोएंगे, फिर क्या दिक्कत? ये बोलकर अंकिता और अमृता के सास ससुर उसी कमरे में सो गए। बिस्तर पर अमृता और उसका पति अनिल सो गया। अमृता सोचने लगी, मैं क्यों भाग आई अपने घर से? अब सुहागरात भी सबके साथ मनानी पड़ रही है। ये कैसी जिंदगी है मेरी। अनिल ने कहा, अमृता तुम सो जाओ। ये बोलकर अनिल सो गया। अमृता बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। वो अमीर घर की लड़की है, उसे हमेशा एसी में रहना पसंद है। उसके बाथरूम में भी एसी की ठंडी ठंडी हवा आती थी। एक दिन रास्ते में अमृता की गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए उसे ऑटो लेना पड़ा, और उस ऑटो में अनिल भी था। जल्दबाजी में उतरते हुए अमृता अपना पर्स ऑटो में ही भूल गई। उसके जाने के बाद अनिल ने पर्स को देखा। अरे वो मैडम तो अपना पर्स भूल गई, मुझे इसे लौटाना पड़ेगा। अनिल अमृता को ढूंढने के लिए ऑटो से उतर गया और कुछ देर बाद उसे ढूंढ निकाला। मैडम आपका पर्स ऑटो में आप भूल गई थी। अरे मैं तो यही ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप नहीं होते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। और इसी तरह दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अमृता ने प्यार का इजहार किया, लेकिन अनिल ने कहा, देखो अमृता, मैं गरीब हूँ, बस्ती में रहता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, तुम मेरे घर में नहीं रह पाओगी। लेकिन तब अमृता के सर पर प्यार सवार था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहन्नुम में भी रह लूंगी, बस तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे घर वाले तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कल भाग कर आऊंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। प्लान के मुताबिक अमृता भाग आई और दोनों ने शादी भी कर ली। अमृता अनिल के घर आई। आओ बहू, बैठो। असल में इस घर में एक ही कमरा है और एक ही पंखा है। हम सभी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी रह लूंगी। अब कह रही हो, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद भाग मत जाना भाभी। सभी हंसने लगे और रात को सभी उसी कमरे में पंखे के नीचे सो गए। गर्मी बहुत थी और अमृता अपनी जिंदगी में पहली बार रात को बिना एसी के बिता रही थी। अब उसे प्यार की कीमत समझ में आने लगी। क्या घंटा प्यार, इससे अच्छा मैं अपने माता पिता की पसंद से ही शादी कर लेती। अमृता को नींद नहीं आई। उसने सुबह अनिल से कहा, अनिल मुझे एसी के बिना रहने की आदत नहीं है, मुझे एसी चाहिए, एक एसी खरीदो ना। ये क्या कह रही हो अमृता? एसी की जितनी कीमत है उससे आधी मेरी सैलरी है, वो भी घर चलाते हुए खत्म हो जाती है। मैं एसी कहाँ से लाऊंगा? अनिल ने मना कर दिया। अमृता दुखी हो गई। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। शाम को जब अनिल लौटा तब वो अनिल के साथ झगड़ा करने लगी। अनिल मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकती। क्यों, एक दिन में सारा प्यार खत्म हो गया क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं गरीब हूँ, लेकिन तुमको ही जल्द से जल्द शादी करनी थी। अच्छा, अब सब कुछ मेरी गलती है। ठीक है, मैं अभी के अभी घर छोड़कर जा रही हूँ। अमृता घर छोड़कर चली गई। अनिल के माता पिता दुखी हो गए। अंकिता ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ये भाग जाएगी। अमृता मायके गई, लेकिन उसके पिता ने कहा, तुमने घर छोड़कर एक बस्ती के लड़के से शादी कर ली है, मेरे लिए तुम मर चुकी हो, निकल जाओ यहाँ से। मायके में अमृता को जगह नहीं मिली। वो रास्ते में भटकने लगी। भूख के चलते उसका सर चकरा गया और वो गिर पड़ी। उसका नसीब अच्छा था कि वहाँ उसी वक्त अनिल आ गया। अरे अमृता, यहाँ क्या कर रही हो? अनिल, मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं क्या करूंगी? अपने ससुराल चलो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। वहाँ बस एक पंखा है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। अरे रास्ते से तो बेहतर है, चलो। अनिल अमृता को घर ले आया। अंकिता ने कहा, क्यों भाभी, आ गई फिर से? इस बार रह पाओगी ना? अंकिता ससुराल में रहने तो लग गई, लेकिन वो दिन ब दिन गुस्से वाली होने लगी। वो बात बात पर सबको सुनाने लगी। बहू, मुझे एक गिलास पानी देना, बहुत प्यास लगी है। मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या? खुद ले लीजिए। ये क्या भाभी, अपने ससुर से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे अंकिता, रहने दे, गर्मी से वैसे भी बहू की हालत खराब है। ऐसे ही अमृता सबके ऊपर चिल्लाने लगी। घर में तांडव शुरू हो गया। अनिल भी दिन ब दिन परेशान होने लगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने पूछा, क्या बात है अनिल, आजकल तू बहुत परेशान दिखता है। अरे क्या कहूँ यार, बीवी को एसी चाहिए, इधर टेबल फैन खरीदने के पैसे नहीं है। तू भी ना यार, अमीर घर की लड़की से शादी कर ली, तुझे ये सब पहले सोचना चाहिए था। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन अमृता के ससुर ने न्यूज़पेपर में पढ़ा, किडनी की जरूरत है, एक किडनी के बदले 50,000 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, 50,000 में एक अच्छी एसी आ जाएगी। वो किसी से कुछ ना कह के घर से निकल गए। सही एड्रेस पर पहुंचकर उन्होंने अपनी एक किडनी बेच दी और उन पैसों से एसी खरीद कर ले आए। बहू, ये देखो मैं क्या लाया हूँ।
अरे वाह, एसी बहुत बढ़िया। लेकिन पिताजी, आपको पैसा मिला कहाँ से? अरे ये क्या, आपके पेट पर ये निशान कैसा? तब उन्होंने सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सभी रोने लगे। क्या आपने किडनी बेच दी? तो क्या हुआ, मैं तो ज्यादा दिन के लिए नहीं हूँ इस धरती पर। उसके बाद हमारी बहू ही तो रहेगी यहाँ, उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये सुनकर अमृता की आंखों में आंसू आ गए। उसे गिल्ट होने लगा। पिताजी, मुझे एसी चाहिए था, लेकिन आपकी किडनी के बदले नहीं। मैं आज ही एसी लौटा दूंगी। अमृता ने एसी लौटा दिया और अपना एक हार भी बेच दिया। उन पैसों से उसके ससुर का ऑपरेशन किया गया और एक किडनी लगवाई गई। मुझे आप लोग इतना प्यार करते हो, यही मेरे लिए बहुत है। मैं खुशी खुशी एक पंखे में रह लूंगी और मेहनत करके खुद से सब कुछ बना लूंगी। बस आप लोग हमेशा मेरे साथ, मेरे पास रहना। अमृता समझ गई कि प्यार ही सबसे कीमती चीज होती है। वो इसके बाद एक ही पंखे में मिलजुल कर रहने लगे। उसने एक नौकरी भी ले ली और उन्हीं पैसों से बड़ा घर बनवाया और सबसे पहले अपने सास ससुर के कमरे में एसी लगवाया। इस तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। बड़ा बाजार में बिरजू सेठ की एक गारमेंट्स की दुकान थी। वहां अच्छे और महंगे कपड़े बिकते थे। उसी दुकान के सामने फुटपाथ पर तब्बू भी कपड़े बेचती थी। सस्ते कपड़े ले लो, सस्ते और अच्छे कपड़े, एक बार खरीदोगे 10 साल पहनोगे, टिकाऊ कपड़े हैं। लेकिन वो इलाका अमीरों का था, इसलिए अमीर लोग फुटपाथ से नहीं, बड़ी एसी वाली दुकान से कपड़े खरीदना चाहते थे। मैडम आइए ना मेरी दुकान पर, अच्छे कपड़े हैं। दुकान? इसे तो दुकान कहती है, धूल मिट्टी के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं। मैं क्या भिखारी की बच्ची हूँ जो ये सब खरीदूंगी? ये बोलकर वो औरत बिरजू सेठ की दुकान में घुस गई। तब्बू धूप में खड़े खड़े इंतजार करती रही। आज एक भी कपड़ा नहीं बिका। घर में सभी भूखे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम सबको भूखे मरना होगा। पूरा दिन धूप में खड़ी रहने के बावजूद तब्बू का एक भी कपड़ा नहीं बिका। वो खाली हाथ घर लौट गई। उसका पति बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका पति रमेश पहले कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसके दोनों पैर कट गए। तब से वो बिस्तर पर ही सोया रहता है और तब्बू कपड़े बेचकर घर चलाती है। उसकी एक 3 साल की बेटी भी है। तब्बू के घर लौटते ही उसकी बेटी कुसुम ने कहा, माँ दूध लाई हो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटी, आज एक भी कपड़ा नहीं बिका। हे भगवान, ऐसे तड़पा तड़पा कर हमें मारने की क्या जरूरत है? एक ही बार में हमें ऊपर बुला लेते। ऐसा मत कहिए जी। अरे तो क्या कहूँ, एक्सीडेंट में मैं मर जाता तो भी तुम लोगों को कंपनी से कुछ पैसे मिलते। अब तो मैं जिंदा लाश हूँ। भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, भगवान पर भरोसा रखिए थोड़ा। तब्बू और उसका परिवार उस दिन बिना कुछ खाए ही सो गए। अगले दिन वो कपड़े लेकर बाजार गई और बिरजू सेठ की दुकान के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो फुटपाथ पर कपड़े सजाने जा ही रही थी कि तभी वहां बिरजू सेठ खुद आ गया। तुम यहाँ अपनी दुकान नहीं लगा सकती, चलो चली जाओ यहाँ से। क्यों? इस दुकान से ही मेरा घर चलता है। लेकिन तुम्हारी दुकान की वजह से मेरी दुकान का शोभा कम हो जाता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, जो करना है कर लीजिए। बिरजू सेठ जानता था कि तब्बू यहाँ से आसानी से नहीं जाएगी। उसने पहले से तैयारी करके रखी थी। उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। बिरजू सेठ के पास बहुत पैसे थे, इसलिए पुलिस भी उसकी गुलामी करती थी। पुलिस ने तब्बू से कहा, तब्बू चली जा यहाँ से, ऊपर से ऑर्डर है, फुटपाथ खाली करना होगा। लेकिन साहब मैं कहाँ जाऊँ? मैं मर जाऊंगी साहब, मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। हाँ तो जिंदा रह के भी क्या कर लोगी? इस दुनिया में तुम जैसी गरीबों की जरूरत ही क्या है? पुलिस ने तब्बू को भगा दिया। तब्बू घर लौट आई। क्या हुआ, तुम आज जल्दी लौट आई, क्या बात है? बिरजू सेठ और पुलिस ने मुझे भगा दिया। मैं और कभी वहाँ कुछ नहीं बेच पाऊंगी। अब घर कैसे चलेगा, खाना कहाँ से आएगा, कुसुम की पढ़ाई कैसे होगी? सब कुछ खत्म होता जा रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तभी कुसुम वहां आई। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। नहीं है खाना, चुप रह, खाना नहीं है मेरे पास। गुस्से में आकर तब्बू ने कुसुम को थप्पड़ मार दिया। कुसुम रो पड़ी। माँ आपने मुझे मारा, मैं तो बस खाना मांग रही थी। मैं 3 दिन से भूखी हूँ, अब बहुत बुरी हो, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। कुसुम दौड़कर घर के बाहर चली गई। कुसुम रुक जा बेटी, कहाँ जा रही है? लेकिन कुसुम नहीं रुकी, वो भाग गई। कुछ देर बाद तब्बू शांत हुई और वो बाहर जाकर कुसुम को ढूंढने लगी। वो लोगों से कुसुम के बारे में पूछने लगी। बेटी, मेरी बेटी,
कुसुम, कुसुम कहाँ है तू? साहब आपने एक 3 साल की बच्ची को यहाँ से जाते हुए देखा है क्या? साहब नहीं, नहीं देखा है। ठीक से याद कीजिए ना, वो मेरी बेटी है। अरे एक बार बोला ना कि नहीं देखा है, जाओ यहाँ से। तब वो अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाई। उधर कुसुम दौड़ते हुए नदी किनारे चली गई और वहां बैठकर रोने लगी। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी माँ भी नहीं। कुसुम को रोते हुए देखकर एक औरत उसके पास आई। उसका नाम सुमन था। बेटी, तुम यहाँ ऐसी अकेली बैठकर रो क्यों रही हो? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम्हारी माँ परेशान होंगी। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। सुमन ने कुसुम को खाना खिलाया। कुसुम ने पेट भरकर खाना खाया। तब्बू से ढूंढते हुए नदी के किनारे आ गई और अपनी बेटी को देखकर खुशी के आंसू रो पड़ी। बेटी, तू यहाँ है बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हो गई। नहीं माँ, मुझे समझना चाहिए था। इनसे मिलिए, ये सुमन आंटी हैं, इन्होंने मुझे खाना खिलाया। सुमन ने तब्बू की परेशानियों के बारे में पूछा। तब्बू ने कहा, अपनी परेशानियों के बारे में और क्या ही कहूँ, पति के दोनों पैर नहीं है। तब्बू ने सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर सुमन ने कहा, तब्बू, तुम गलत जगह पर गलत काम करती थी। तुम्हें इस व्यापार को पहले समझना होगा। देखो, औरतें कपड़े तो दुकान में खरीद लेती हैं, लेकिन ब्रा पैंटी खरीदने में शर्माती हैं, खासकर दुकानदार लड़का हो तो और भी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? तुम ऑनलाइन ब्रा पैंटी बेचना शुरू कर दो। औरतें ऑनलाइन सब कुछ देखकर खरीद लेंगी, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। सच? लेकिन ऑनलाइन कैसे क्या करते हैं मुझे तो नहीं पता, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे ये सब कुछ पता है। मैं एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड में ही काम करती हूँ, लेकिन खुद के बिजनेस के बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। तब्बू को जैसे हाथ में चांद मिल गया। सुमन ने और भी कहा, तुम्हें और तुम्हारे पति को कपड़े बनाने आते हैं और मुझे ऑनलाइन व्यापार करना। तुम्हारे पास जो कपड़े हैं उन्हीं से कुछ अनोखे ब्रा पैंटी बनाओ, देखना कैसे धड़ाधड़ बिकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा सुमन, दोनों मिलकर बेचते हैं। तब्बू सुमन को अपने घर ले गई। प्लान सुनकर रमेश भी खुश हुआ। उसके पैर नहीं है लेकिन हाथ तो सलामत है। वो अपने हाथों से ब्रा पैंटी बनाने लगा। तब्बू भी ब्रा पैंटी बनाने लगी। कुसुम भी अपने माता पिता की मदद करने लगी और कुसुम अपने लैपटॉप से ऑनलाइन दुकान खोलने में बिजी हो गई। लगातार 2 दिन काम करने के बाद 10 जोड़ी ब्रा पैंटी बनकर तैयार हो गई और ऑनलाइन दुकान भी खुल गई। बहुत बढ़िया, अब इनकी फोटो उठाकर दुकान पर डाल देती हूँ। सुमन ने ब्रा पैंटी की फोटो उठाकर ऑनलाइन दुकान पर डाल दिया और 1 घंटे में उन लोगों का पहला ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ गया है, पहली ब्रा पैंटी बिकने वाली है। लेकिन कैसे सुमन, यहाँ से कौन लेकर जाएगा? अब बस देखते रहो। कुछ ही मिनट में डिलीवरी बॉय वहां आया और 1 जोड़ी ब्रा पैंटी लेकर चला गया। तुरंत सुमन के बैंक अकाउंट में पैसे घुस गए। सुमन ने तब्बू को पैसे भेज दिए। तब्बू खुशी के आंसू रो पड़ी। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी हो रही है। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ ही दिनों में ऑनलाइन दुकान से बहुत सारे ब्रा पैंटी बिक गए। उन लोगों को गोडाउन लेना पड़ा और साथ ही में कुछ औरतों को काम पर भी रखना पड़ा। तब्बू ने गरीब औरतों को काम पर रखा। 2 महीनों में उन लोगों की दुकान फेमस हो गई और बिरजू सेठ की दुकान से ब्रा पैंटी बिकने बंद हो गए। वो तब्बू पर गुस्सा हो गया। उस औरत की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, उन लोगों की गोडाउन में जला दूंगा। रात को बिरजू खुद मशाल लेकर गया और गोडाउन में आग लगा दी। पूरा गोडाउन जलकर राख हो गया। सुबह जब सभी ने ये देखा तब सभी रो पड़े। हे भगवान, ये किसने किया? अब क्या होगा? लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुमन कितनी अक्लमंद थी। उसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही सीसीटीवी लगा कर रखा था। उसने सीसीटीवी का वीडियो निकाला और उसे वायरल कर दिया। सभी बिरजू सेठ पर थूकने लगे और पुलिस ने इस जुर्म में बिरजू सेठ को पकड़ लिया। बिरजू सेठ का व्यापार रुक गया, दुकान बिक गई और दुकान को तब्बू ने ही खरीदा। इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ईमानदारी अंत में हमेशा जीत जाती है। इस तरह ब्रा पैंटी बेचकर दोनों औरतों की जिंदगी बदल गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।